नमस्कार। समसामयिक विषयों पर राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में बीते कुछ महीने अभूतपूर्व रहे। हाल ही में कांग्रेस की अगुवाई में 7 राजनीतिक दलों के कई सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को पद से हटाने के प्रस्ताव का नोटिस दिया। ये नोटिस सभापति एम वेंकैया नायडू को दिया गया। सभापति ने कानून और संविधान के जानकारों से राय मशविरा किया और नोटिस को अस्वीकार कर दिया। संवैधानिक तौर पर तो इस मामले का एक तरह से पटाक्षेप हो चुका है, लेकिन देश में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर बहस काफी तेज हो गई है। चीफ जस्टिस यानी संविधान के संरक्षक की भूमिका निभाने वाले सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश। इस पूरे मामले के तमाम पहलुओं पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पद की। ऐसे तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत 31 जज हो सकते हैं, लेकिन जानेंगे कि बाकी न्यायाधीशों की तुलना में मुख्य न्यायाधीश किन मायनों में खास हैं और देश भर की न्यायिक व्यवस्था को संचालित करने में उनकी क्या भूमिका है। जानेंगे कि इस बारे में संविधान में किस तरह का जिक्र है, चीफ जस्टिस की नियुक्ति किस तरह से होती है, इसके लिए मौजूदा व्यवस्था क्या है और ये पद दरअसल कितना महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। भारत के संविधान के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई है, जिसके अधीन संघ और राज्यों के लिए न्यायपालिका का तंत्र का गठन अलग अलग न करके पूरे देश में एक ही न्याय प्रणाली रखी गई है। इस पूरी प्रणाली में देश का सर्वोच्च और अंतिम अपीलीय न्यायालय है उच्चतम न्यायालय, जिसके अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय हैं और उच्च न्यायालयों के अधीन दूसरे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इस तरह भारत के सारे न्यायालय दरअसल एक ही कड़ी में बंधे हुए हैं, जिनमें उच्चतम न्यायालय सबसे ऊपर है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 के तहत उच्चतम न्यायालय को स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक शक्ति उच्चतम न्यायालय को हासिल है। संविधान के मुताबिक उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है। संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान है। मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन इसके साथ ही संसद को यह अधिकार दिया गया कि वो समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कर सकती है, यानी उसे बढ़ा सकती है। इसके तहत संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए 1956 में उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया और न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 10 कर दी। इसके बाद इस अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या कई बार बढ़ाई गई। 1960 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 13, 1977 में 17 और 1986 में 25, जबकि 2008 में 26 से बढ़ाकर 31 कर दी गई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई, जबकि अपने कार्य रूप में 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसके उद्घाटन सत्र को संसद भवन परिसर में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में आयोजित किया गया था। 1958 से पहले तक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस को भारत की न्यायिक बेंच के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट देश का उच्चतम न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो हाई कोर्ट्स की अपील सुने और फंडामेंटल राइट्स के बारे में पिटीशंस पर वो डायरेक्टली भी सिटीजन्स को सुन सकता है और फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण का दायित्व उसके पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियां उसकी प्रकृति और विस्तार को देखते हुए किसी भी अन्य देश के सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में अधिक हैं। ये देश का सर्वोच्च न्यायालय भी है, अपीलीय न्यायालय भी है और संविधान का संरक्षक भी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून पूरे देश में और अन्य सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के मुताबिक सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है और इसे अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच कानूनी और प्रशासनिक शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को संघ
और राज्यों के बीच या राज्यों में आपस में न्यायाधीन विवादों को निपटाने के लिए सर्वोच्च शक्ति प्रदान की गई है। इसी प्रकार भारत का सुप्रीम कोर्ट देश का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय को भारत में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए किसी भी मामले में अपील लेने का असीमित अधिकार है, सिर्फ सेना के मामलों को छोड़कर। उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक के रूप में भी काम करता है। अगर कभी संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है तो उस स्थिति में उच्चतम न्यायालय ही तय करेगा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है या नहीं। जैसे मूल अधिकार, विधायी क्षमता और संविधान में दिए गए अन्य संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन होता है तो उच्चतम न्यायालय को उस कानून को रद्द करने की शक्ति है। The Supreme Court's importance is that it makes the fundamental rights of the people enforceable, make them living realities. That's the importance. Because the Constitution guarantees fundamental rights, but it shouldn't be on mere paper. The Supreme Court sees that those fundamental rights are enforced against anyone who violates them, maybe the central government, state government, or any other organization. And it's very important for the people because they have the remedy of going to the Supreme Court directly. इसके अलावा उच्चतम न्यायालय परामर्श न्यायालय के रूप में भी काम करता है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि विधि से संबंधित किसी भी प्रश्न पर वो उच्चतम न्यायालय से राय मांग सकते हैं। ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय मामले की सुनवाई कर अपनी राय राष्ट्रपति को दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और देश में सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम न्यायालयों की व्यवस्था दरअसल ब्रिटिश शासकों की विरासत है। हालांकि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट देश में संविधान लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आई। इससे पहले ये फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया नाम से जानी जाती थी, जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बना था। भारत में न्यायालयों की मौजूदा प्रणाली तत्कालीन ब्रिटिश शासकों की विरासत है। ब्रिटिश शासकों से पहले मुगल काल में दो तरह की अदालतें पाई जाती थीं। इन्हें सदर दीवानी अदालत और सदर निजामी अदालत कहा जाता था। यहां सिविल और आपराधिक मामलों की सुनवाई होती थी। 1857 की असफल क्रांति के बाद देश में अंग्रेजी न्याय प्रशासन प्रणाली के आधार पर न्यायालयों का गठन किया गया। तब विप्री काउंसिल भारत का सर्वोच्च न्यायालय था, जो इंग्लैंड में था। 1947 में देश आजाद हुआ। इसके बाद 1950 में नया संविधान लागू हुआ, जिसके तहत उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। पहले 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम में फेडरल कोर्ट की परिकल्पना थी। अब फेडरल कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट संविधान निर्माताओं ने रखी और उच्चतम न्यायालय एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है और उसके जो भी निर्णय हों वो रिकॉर्ड होते हैं, रिपोर्ट होते हैं और बाध्यकारी होते हैं। इस लिहाज से देश का सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। इसके 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू किया। इससे पहले देश की ये सबसे बड़ी न्यायिक संस्था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया नाम से जानी जाती थी। तब इसका कामकाज संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी ऊपरी सदन में किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन भी यहीं हुआ और अगले कई सालों तक ये यहीं से काम करता रहा। हीरालाल जे कानिया को सुप्रीम कोर्ट का पहला चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। Even during British rule, of course, it was in a very limited way, where a federal court. But the idea that people always had great faith and great aspiration that there should be a Supreme Court which they trusted for the enforcement of the fundamental rights. They did not trust popular assemblies and majority rule in parliament and state legislature. The people of the faith and the judges of the Supreme Court, because they are not politically inclined, they'll enforce the values enshrined in the Constitution and protect the fundamental rights of the people.
सुप्रीम कोर्ट को 1958 में संसद भवन परिसर से हटाकर तिलक मार्ग पर मौजूद इमारत में शिफ्ट किया गया। 1959 में सुप्रीम कोर्ट में फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। स्थापना के वक्त इनमें चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल जजों की संख्या 8 तय की गई, लेकिन समय के साथ मुकदमों का बोझ बढ़ता गया और जजों की तादाद भी बढ़ती रही। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा भवन में कुल 15 कोर्ट रूम हैं, लेकिन जिस तेजी से सुप्रीम कोर्ट पर काम का दबाव बढ़ रहा है, कोर्ट और जजों की संख्या कम पड़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय संविधान में न्यायिक प्रणाली के तहत चीफ जस्टिस का पद सर्वोच्च है। इस पद की महत्ता आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि आपातकालीन परिस्थितियों में देश में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए तो राष्ट्रपति की भूमिका का निर्वहन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करते हैं। इसके अलावा संवैधानिक प्रावधानों को लेकर अगर कोई उलझन की स्थिति पैदा होती है तो सुप्रीम कोर्ट की दी गई व्याख्या ही मान्य होगी। आइए जानते हैं ऐसे महत्वपूर्ण पद के लिए किस तरह की योग्यताओं का जिक्र संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति इसके लिए मंत्रियों की सलाह के अलावा अन्य व्यक्तियों की सलाह भी ले सकते हैं, जबकि भारत के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से राय ले सकते हैं जिन्हें वे आवश्यक समझें। इस संबंध में 1993 में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की एक न्यायपीठ ने यह निर्णय दिया कि यदि सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश पद धारण करने के लिए उपयुक्त है तो उसे चीफ जस्टिस के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। यानी चीफ जस्टिस की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए, जबकि उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में चीफ जस्टिस से राय लेना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार चीफ जस्टिस की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह ले सकते हैं। अभी जो स्थिति है उसमें जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश को जो सीनियर मोस्ट हो उसको अपॉइंट कर देते हैं राष्ट्रपति, और जजेस जो हैं उनकी सिफारिश सुप्रीम कोर्ट से आती है। कॉलेजियम वहाँ पर है, जो सीनियर मोस्ट जजेस का कॉलेजियम है वो सिफारिश करता है और प्राय जिनको भी वो रिकमेंड करता है उनको मान लिया जाता है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संबंध में अलग से कोई प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए जो योग्यताएं संविधान में दी गई हैं, वही योग्यताएं चीफ जस्टिस के लिए भी लागू होती हैं। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, वो भारत का नागरिक हो, कानून और संविधान का जानकार हो, किसी उच्च न्यायालय में 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय का 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता यानी कानून का जानकार हो। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु या नियत समय का प्रावधान नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हो जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सिर्फ कुछ कारणों से ही अपने पद पर नहीं बने रह सकते। उनमें शामिल है 65 साल की उम्र हो जाने पर, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देने पर और संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित समावेदन पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाने पर। लेकिन इस तरह से हटाए जाने के केवल 2 ही आधार हो सकते हैं। पहला साबित कदाचार और दूसरा असमर्थता। And judges are appointed. Why? Not because of only learning, not because of the knowledge of the law, but because of their independence and because of their courage in protecting the rights of the citizens, even if it means displeasing the executive government. That's the whole thing. They are not bothered. That's for security of tenure. Therefore, Judge of the High Court is still 62. He's there.
just the Supreme Court has 65 can't be removed, so he's not to worry. हमारा जजमेंट पसंद नहीं आएगा तो मेरे को निकाल देगा, nothing like that. संविधान द्वारा चीफ जस्टिस समेत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के उपाय भी किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों को विधि द्वारा मान्य और जटिल प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, छुट्टी और पेंशन संसद द्वारा कानून बनाकर तय किए जाएंगे और उनमें न्यायाधीश के पद धारण करने तक कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। केवल वित्तीय आपात की स्थिति में ही इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस समेत अन्य न्यायाधीशों के सभी खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और संसद उस पर मतदान नहीं कर सकती। लेकिन इसके साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों पर कुछ अंकुश भी लगाया गया है, जैसे रिटायर्ड होने के बाद चीफ जस्टिस के अलावा सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष कोई काम नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का अधिकार जजों की एक कमेटी के पास है, जिसे कोलेजियम कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस समिति के प्रमुख होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 दूसरे वरिष्ठतम जज इसके सदस्य होते हैं। कोलेजियम की ये व्यवस्था 2 दशक से ज़्यादा वक्त से हमारे देश में लागू है, लेकिन ये कोलेजियम व्यवस्था क्या है, कब अस्तित्व में आई और क्यों आई, आइए जानते हैं। संविधान निर्माताओं ने देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा, इस संबंध में संविधान में अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया। 1951 से 1973 तक सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को ही चीफ जस्टिस बनाने की परंपरा रही। संविधान के मुताबिक इसके लिए राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह के साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का परामर्श भी ले सकते हैं। लेकिन क्या ये परामर्श जजों की सहमति या फैसला होगा, इस पर लंबी बहस चली और इस बहस की जड़ में जाता है 1973 का मामला, जब जस्टिस A.N. रे को सुप्रीम कोर्ट का प्रधान न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। इस मामले में पेच वरिष्ठता यानी सीनियरिटी का था। दरअसल जस्टिस A.N. रे की नियुक्ति में जस्टिस K.S. हेगड़े, जस्टिस A.N. ग्रोवर और जस्टिस J.S. शेलात, इन तीनों जजों की वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा गया। यहीं से विवाद शुरू हो गया। उस वक्त उच्चतम न्यायालय की बार एसोसिएशन ने भी इस विरोध में भाग लिया। ये माना गया कि A.N. रे से सीनियर जजों की वरिष्ठता सिर्फ इस आधार पर नजरअंदाज की गई क्योंकि केशवानंद मामले में उन्होंने जो निर्णय दिया था वो सरकार के पक्ष में नहीं था। यही नहीं, इसके कुछ साल बाद यानी 1977 में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस H.R. खन्ना की जगह जस्टिस M.U. बेग को भारत का चीफ जस्टिस बना दिया गया। जस्टिस खन्ना ने इसके विरोध में अपना त्यागपत्र भी दिया। जजों की वरिष्ठता के अतिक्रमण का आरोप लगाने वाले कानूनविदों और जजों का मानना था कि इन मामलों में न्यायपालिका का विवेकाधिकार कम कर दिया गया है। इस दौरान देश के अलग अलग मंचों पर इस पर काफी बहस भी हुई। बाद में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसलों से स्थिति स्पष्ट हुई। पहला केस था 1981 का SP गुप्ता मामला, जिसे फर्स्ट जजेस केस भी कहते हैं। इसमें जजेस की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को सिर्फ विचार के तौर पर परिभाषित किया गया, जबकि 1993 में जस्टिस J.S. वर्मा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने इस व्यवस्था को पलट दिया। पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को मानना बाध्यकारी है। कोर्ट ने कहा कि जजों के स्थानांतरण और नियुक्तियां कॉलेजियम द्वारा ही की जाएंगी। इस फैसले को सेकंड जजेस केस कहा जाता है। कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत दरअसल इसी केस से मानी जाती है। बाद में 1998 में तत्कालीन राष्ट्रपति K.R. नारायणन ने संविधान के अनुच्छेद 124, 217 और 222 के तहत परामर्श शब्द के अर्थ पर सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी। कुछ दिन बाद ही जस्टिस S.P. भरूच की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 9 सदस्यीय बेंच ने 28 अक्टूबर 1998 को आदेश दिया कि नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका विधायिका से ऊपर है। यानी 1993 में परामर्श को बाध्यकारी बताने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था। इस आदेश को थर्ड जजेस केस के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस J.S. वर्मा की अगुवाई वाली पीठ के 1993 के फैसले की व्याख्या से साफ होता है कि उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय को तरजीह मिले।
उस वक्त कॉलेजियम सिस्टम के समर्थन में एक तर्क ये भी दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी रखने के बारे में बेहतर जानकारी होती है, लिहाजा नियुक्ति में उनकी राय को अहमियत मिलनी चाहिए। सबसे अहम तर्क ये दिया गया कि इससे न्यायपालिका को राजनीतिक दखलंदाजी से मुक्त रखा जा सकेगा, जो कि संविधान की मूल आत्मा में निहित है। इस तरह कॉलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई। कॉलेजियम सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में बनी सीनियर जजों की समिति जजों के नाम और नियुक्ति का फैसला करती है। कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम 4 दूसरे जज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के साथ ही तबादलों का फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। हाई कोर्ट में कौन से जज पदोन्नत होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये फैसला भी कॉलेजियम ही करता है। अभी भी पूर्णतया स्पष्ट नहीं है और उसमें प्रोसीजर के बारे में अभी भी सरकार के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के बीच में कुछ रस्साकशी चल रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था कि प्रोसीजर मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वो तय करेंगे, लेकिन अभी सरकार के पास पेंडिंग है और उस पर कुछ मुद्दे पर मतभेद है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है सीनियर मोस्ट जजेस का, वो जो भी नाम भेजे वो सरकार को मान्य होने ही चाहिए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति के लिए 9 बिंदुओं की एक गाइडलाइन भी बनाई है। इन्हीं 9 बिंदुओं के तहत कॉलेजियम अपना कामकाज और फैसला लेता है और इस नियमावली में कॉलेजियम की सर्वोच्चता बरकरार रखी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हालांकि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर देश में लंबे समय से बहस भी होती रही है। आरोप लगता है कि इस व्यवस्था में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश का काम केवल न्यायाधीश ही करते हैं, लिहाजा इस प्रक्रिया में पक्षपात की आशंका जाहिर की जाती रही है। इस बहस के बीच सरकार ने जजों की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग बनाने की पहल की, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसके लिए लाए गए 99वें संविधान संशोधन को निरस्त कर दिया, जो कि संसद से पास हो चुका था। जाते जाते आपको दिखाते हैं ये पूरा मामला दरअसल है क्या, और आपको याद दिला दें कि हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देखना न भूलें और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट में एक चीज बहुत आम है, इनमें काम करने वाले मौजूदा और पूर्व जजों के सरनेम अक्सर जाने पहचाने से लगते हैं। अगर जजों की निजी प्रोफाइल तलाशी जाए तो इनमें से कई के परिवार में पहले भी कोई ना कोई जज या वरिष्ठ वकील रह चुका होता है। न्यायिक नियुक्तियों पर नजर रखने वाले अक्सर इसके लिए मौजूदा व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते हैं। आरोप लगते हैं कि जज ही जजों की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं, सो जिन लोगों का नाम आगे बढ़ाया जाता है उनमें आम चेहरे कम ही जगह पाते हैं। इससे निपटने के लिए लंबे अरसे से कोशिशें जारी हैं। Earlier system, as I said, actually it was the executive who was doing making the appointments, really speaking, by and large. Mainly in consultation. But the executive had the last word. The executive does not have the last word. It has a voice, but not a veto. It cannot dictate. It can tell the collegium that, look, this particular judge or particular person you want to elevate, these are the things about him. इस व्यवस्था को बदलने और ज्यादा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने की मांग लंबे अरसे से होती रही है। इसके मद्देनजर अगस्त 2014 में सरकार ने 121वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा आधे से ज्यादा राज्य भी इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे चुके हैं। 31 दिसंबर सन 2014 को राष्ट्रपति ने इस पर अपने दस्तखत भी कर दिए, लेकिन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने के बावजूद अभी तक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन नहीं हो पाया है। मौजूदा स्थिति तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कॉलेजियम है वो ही फाइनल निर्णय करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और जुडिशल सर्विस की बात की जाती है, ऑल इंडिया जुडिशल सर्विस की, लेकिन वो भी अभी
हुई नहीं है। वो प्रस्ताव उसके समय समय पर आते रहते हैं, लेकिन वो अभी हुई नहीं है। 121वां संविधान संशोधन विधेयक के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 124A जोड़ा गया है। इसके तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाना है। प्रस्तावित आयोग में भारत के मुख्य न्यायाधीश चेयरमैन होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसमें सदस्य रहेंगे। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के अलावा 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इसमें सदस्य होंगे। इन 2 सदस्यों का चयन मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता मिलकर करेंगे। इन 2 सदस्यों में से एक व्यक्ति SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग या फिर महिला होना चाहिए। And as I told you, I'm repeating myself, the Supreme Court Collegium may consider it. After considering, they may accept it, they may not accept it. If they don't accept it, their word is final and the appointment must go on. Appointment of a judge or elevation of a judge of the High Court to the Supreme Court. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी NJAC उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और दूसरे न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों की सिफारिश करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर के संबंध में भी ये आयोग सिफारिश कर सकेगा। साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े नियम भी ये आयोग बना सकेगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि जिन व्यक्तियों की नियुक्ति की जा रही है वो इस पद के योग्य और सक्षम हैं। लीना शर्मा के साथ ज़ैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।